So hello everyone. In this particular video, we'll study about a particular technology which is known as your hybridoma technology. ठीक है, तो देखते हैं hybridoma technology क्या होती है. So this technology is mainly basically for production of monoclonal antibodies. ये जो technology हम पढ़ेंगे आज, so that is for production of monoclonal antibodies. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती है और उनको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं. सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है, जो एक स्पेसिफिक एपिटोप के अगेंस्ट होती है. ठीक है, जैसे कोई भी, जैसे मान लो आपके पास कोई एंटीजन है. ठीक है, सो एज वी नो कि एक एंटीजन के ऊपर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एपिटोप्स. ठीक है, जैसे एक एपिटोप मैंने ये दिखा दिया. ठीक है, बेसिकली एक एपिटोप मैंने आपका ये दिखा दिया. ठीक है, दिस इज अनदर एपिटोप. ठीक है, दिस इज वन मोर एपिटोप. मतलब अलग अलग टाइप के एपिटोप्स हो सकते हैं एंटीजन के ऊपर. ठीक है, सो क्योंकि एक ही एंटीजन है ये, बट इस पर एपिटोप्स क्या डिफरेंट है. ठीक है, सो ये हम जैसे इम्यूनो में भी डिस्कस करते हैं. सो मोनोक्लोनल का मतलब जो सिर्फ एक एपिटोप के लिए हो. ठीक है ना, जैसे अब ये एंटीजन है, इसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी ये बन सकती है, दूसरी, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर. मतलब इस एंटीजन के अगेंस्ट 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज बन सकती हैं. ठीक है, बट अगर चारों बनेंगी तो उसे आप पॉलीक्लोनल बोलते हो. बट अगर कोई भी एक, एनी वन, आइदर अगेंस्ट दिस, जिसको मैंने ब्लैक में दिखाया है, ये एक एपिटोप है, एक ब्राउन में दिखाया मैंने, एक ग्रीन में दिखाया, एक रेड में दिखाया. ठीक है, बट मोनोक्लोनल का मतलब वी वांट एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर वन एपिटोप ओनली. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो बेसिक से इमेज भी है कि आप प्लाज्मा सेल्स ये वो सेल्स हैं वो जो एंटीबॉडी बनाते हैं. ठीक है, और ट्यूमर सेल. ठीक है ना, एक्चुअली होता है क्या है कि प्लाज्मा सेल्स का तो एक लाइफ स्पैन है, क्योंकि वो तो थोड़े टाइम के बाद मर जाएंगे, तो उनसे तो आप एक मतलब कुछ टाइम तक ही एंटीबॉडीज बनवा सकते हो. बट इफ आई वांट टू मेक एंटीबॉडीज एट ए लार्जर स्केल, कि मतलब मुझे बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बनवानी है, ठीक है, तो मैं प्लाज्मा सेल को ट्यूमर सेल के साथ फ्यूज कराता हूँ. ठीक है, उससे जो सेल बनेगा ना, तो उसके पास ना 2 प्रॉपर्टी आ जाएंगी. एक तो प्लाज्मा सेल से प्रॉपर्टी आएगी एंटीबॉडी बनाने की, और ये जो माइलोमा सेल है, एक तरह से ट्यूमर सेल माइलोमा सेल होता है, इससे प्रॉपर्टी आएगी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की. ठीक है ना, क्योंकि ये जो ट्यूमर सेल है ये कैंसरस सेल है. ठीक है, तो मेन जो हम यहाँ पर हमने पढ़ना है ना, हमने ये देखना है कि बेसिकली ये जो पर्टिकुलर हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करते हैं, तो एक तो हम इसमें हाइब्रिडोमा सेल्स को सेलेक्ट कैसे करते हैं. ठीक है, वो मेन है, तो वो भी आप देखोगे इसके अंदर. ठीक है, तो मेन मोटिव इज द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. ठीक है, और ये जो टेक्निक थी, दिस वाज गिवन बाय कोहलर एंड मीलस्टीन. ये 2 साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी दी थी, कोहलर एंड मीलस्टीन. ठीक है, तो चलिए करते हैं इसके बारे में डिस्कस. तो इसमें मेन जो हमने पढ़ना है कि कैसे हम, क्योंकि आपने प्लाज्मा सेल्स को फ्यूज कराया, ट्यूमर सेल्स को फ्यूज कराया, तो जो हाइब्रिडोमा सेल्स बने हैं उनको हमने सेलेक्ट कैसे करना है. ठीक है, वो मेन यहाँ पर हमने पढ़ना है. सो ये सेम वही डायग्राम जो मैंने अभी आपको दिखाया. आपको जो भी एंटीजन है, जो जिसके भी अगेंस्ट आपने एंटीबॉडी बनवानी है, तो पहले आपने उस एंटीजन को माइस को दिया, माइस ने बनाए प्लाज्मा सेल. ठीक है, सो व्हाई वी आर मेकिंग हाइब्रिडोमा सेल्स, बिकॉज वी वांट, मतलब हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज चाहिए. ठीक है, बिकॉज प्लाज्मा सेल का तो एक लाइफ स्पैन होता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन. उन्होंने तो जो 3-4 दिन एंटीबॉडी बनानी है बस वही बनानी है. ठीक है, बट हमें लार्ज स्केल पे एंटीबॉडी बनानी है. ठीक है, और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम बना क्यों रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं जिनको हम डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं, जैसे कैंसर डिटेक्शन के लिए, कुछ डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए भी हम यूज करते हैं. ठीक है, और एक हमने जैसे इम्यूनो में पढ़ा था इम्यूनोटॉक्सिन. इम्यूनोटॉक्सिन जो हम बनाते हैं उसमें भी हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज करते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग बेसिकली इनके जो मोनोक्लोनल एंटी, क्योंकि दे आर वेरी स्पेसिफिक. ये आपने जिस भी किसी मॉलिक्यूल को टारगेट करना है या किसी कैंसर सेल को टारगेट करना है, तो दे आर वेरी स्पेसिफिक बिकॉज दे आर स्पेसिफिक फॉर दैट पर्टिकुलर एपिटोप ओनली. ठीक है, और वो एपिटोप जो है वो चाहे कोई बेसिकली प्रोटीन का मॉलिक्यूल हो सकता है, मतलब जिस भी चीज को आपने टारगेट करना है, बिकॉज दे आर वेरी स्पेसिफिक. ठीक है, सो एंटीबॉडीज एज वी नो दे आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स. ठीक है, जो एंटीबॉडीज हमें पता है हमारा इम्यून सिस्टम क्यों बनाता है, ताकि
बेसिकली जो एंटीजन आपकी बॉडी में आया है, ठीक है, ये सब इम्यूनो के अंदर हमने पढ़ा है, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी मैंने आपको बताई थी, बट अभी थोड़ा सा हम इसको सिलेक्शन के मोटिव से हमने पढ़ना है कि इसमें हम सिलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। सो क्योंकि एंटीबॉडीज एज वी नो दे आर स्पेसिफिक फॉर द एंटीजन, ठीक है। अब ये जो एंटीबॉडीज होती हैं हेट्रोजीनस होती हैं। हेट्रोजीनस का मतलब जैसे मैंने आपको दिखाया, आपकी बॉडी में एक एंटीजन आया, उसके अगेंस्ट अगर उसके ऊपर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एपिटोप्स हैं तो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज बन गई, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीक्लोनल, ठीक है। सो देयरफॉर दे डू नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिसिटी, क्योंकि वो तो कोई एपिटोप स्पेसिफिक नहीं है ना, वो तो मतलब चारों ही एपिटोप से अगेंस्ट बनी हो, तो वो तो मिक्सचर बन गया, ठीक है। इफ ए स्पेसिफिक लिम्फोसाइट आफ्टर आइसोलेशन, अब आप, क्योंकि अगर मैं आपको कह रहा हूँ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी बन रही है, तो वो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बी सेल बना रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं ना कि 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज बन रही हैं, तो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ वो कौन बना रहे हैं, आपके बी सेल, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक एपिटोप के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनवानी है, ठीक है, तो basically if a specific lymphocyte after isolation and culture in vitro becomes capable of producing a single type of antibody which bears specificity against specific antigen, or you can say specific epitope on antigen, क्योंकि ये अगर आप वो लिम्फोसाइट को आइसोलेट कर लो कि जो सिर्फ एक एपिटोप के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। क्योंकि ये टर्म्स बहुत क्लियर होनी चाहिए आपको कि मोनोक्लोनल क्या होता है, पॉलीक्लोनल क्या होता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत जगह पे हमें कंफ्यूजन होती है कि एंटीबॉडीज आर, मतलब अगर हम सही में कहें तो एंटीबॉडीज आर एपिटोप स्पेसिफिक, ठीक है। क्योंकि एक एंटीजन के ऊपर अलग अलग टाइप के एपिटोप हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कहना कि एंटीबॉडीज आर एंटीजन स्पेसिफिक, नो डाउट दे आर स्पेसिफिक टू एंटीजन, बट टू बी वेरी स्पेसिफिक दे आर बेसिकली दे आर एपिटोप स्पेसिफिक। एंड एपिटोप्स ही वो रीजन्स होते हैं, वो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिनके साथ आपकी एंटीबॉडी क्या करती है, बाइंड करती है, ठीक है। सो द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर डिराइव्ड फ्रॉम ए सिंगल क्लोन ऑफ सेल, क्योंकि एक ही टाइप ऑफ जो बी सेल है वो इसे बनाएंगे, एंड विच recognize ओनली वन काइंड ऑफ एंटीजन, और यू कैन राइट वन काइंड ऑफ एपिटोप, ठीक है। So monoclonal antibodies are produced against a variety of protein, glycoprotein, glycolipids, nucleic acids, and chemically defined groups linked to protein carriers, ठीक है। जो monoclonal antibodies होती हैं, they are produced against a variety of proteins, glycoprotein, glycolipid, nucleic acids, and chemically defined groups linked to protein carriers, मतलब जिसके अगेंस्ट भी उन्होंने बाइंड करना है। नाउ व्हाट इज द टेक्नोलॉजी, अब हम डिस्कस करेंगे मेनली हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम 2 टाइप के सेल्स को फ्यूज करेंगे। एक आपका लिम्फोसाइट, जो कि आपका बी सेल होगा जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना रहा है, और दूसरा आपका ट्यूमर सेल, ठीक है। जैसे अब इसने क्या बताया, एक हमने क्या लिया है यहाँ पर, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी लिम्फोसाइट, ठीक है। और सेकंड हमने यहाँ पर क्या लिया है, माइलोमा सेल, ठीक है। क्योंकि वी वांट बेसिकली दैट सेल टू ग्रो फॉर मतलब इनफाइनाइट टाइम, क्योंकि वो मतलब ग्रो करता रहे, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं उनका एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन है, ठीक है। सो ये जो सेल्स होंगे, अब इनके पास क्या है, द फ्यूज्ड प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम डिराइव्ड द एबिलिटी ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। एक एबिलिटी क्या है, the ability to produce large amount of pure antibodies as lymphocytes, and the ability to grow or multiply indefinitely like tumor cell। तो ये दोनों प्रॉपर्टी उनके पास आ गई, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मेन कि कैसे हम बेसिकली सिलेक्शन करते हैं हाइब्रिडोमा सेल्स का, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस करा कि हाइब्रिडोमा सेल्स होते कैसे हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडोमा इज सिंपली, अभी हमने क्या डिस्कस करा कि हाइब्रिडोमा सेल इज सिंपली योर, इट इज ए, मतलब इसको हम कैसे बनाते हैं, बाय फ्यूजन ऑफ माइलोमा सेल प्लस बी सेल,
बी सेल, ठीक है। लेकिन जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये चलो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, अब उसके बाद क्या मतलब होता है, जैसे क्या होगा, ऐसे तो है नहीं जैसे मान लो आपने 100 माइलोमा सेल्स लिए और 100 बी सेल्स लिए तो आपके पास 100 हाइब्रिडोमा बन गए, ऐसा नहीं है। आफ्टर एक्सपेरिमेंट यू विल बी लेफ्ट विथ सम अनफ्यूज्ड बी सेल्स, ठीक है, कुछ ना कुछ अनफ्यूज्ड बी सेल्स रह जाएंगे, ठीक है। चलो बी सेल तो यहाँ की थोड़े टाइम के बाद उन्होंने वैसे ही, क्योंकि उनका तो लाइफ स्पेन क्या है बेसिकली आपका फिक्स है, उन्हें तो थोड़े टाइम बाद चलो वैसे ही मर जाना है। दूसरे सेल्स हैं अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स, ठीक है, अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल, क्योंकि ये तो कैंसरस सेल है तो ये तो ग्रो करेंगे, ठीक है, ये तो मीडियम के ऊपर ग्रो करेंगे, ठीक है। और तीसरे सेल्स कौन से हैं आपके, हाइब्रिडोमा, ठीक है। अब हमारा मोटिव क्या है कि हमें सिर्फ कौन से सेल्स चाहिए, हाइब्रिडोमा सेल्स, हमें कौन से सेल्स चाहिए, हाइब्रिडोमा, क्योंकि यही हमारे टारगेट सेल्स हैं, क्योंकि हमें सिर्फ यही सेल्स चाहिए, ठीक है। Now we'll study about this thing, how we will separate these cells out of other cells, ठीक है, कैसे हम इन सेल्स को आपका सेपरेट करेंगे बाकी सेल से, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें हम एक मीडियम की बात करेंगे अभी हम, जिसे बोलते हैं हम हैट मीडियम, हाइपोजेंथिन अमीनोटैरिन थाइमिडिन, ठीक है, ये एक मीडियम होता है दैट इज हाइपोजेंथिन अमीनोटैरिन एंड थाइमिडिन, अमीनोटैरिन एंड थाइमिडिन, हाइपोजेंथिन अमीनोटैरिन एंड थाइमिडिन, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक मीडिया जिसको हमने क्या बोला आपका, हैट मीडिया, ठीक है, हाइपोजेंथिन अमीनोटैरिन एंड थाइमिडिन, ठीक है। सो इसको भी हम देखेंगे कि इस मीडियम को हम यूज करते हैं सिलेक्शन के लिए, ये स्पेसिफिक मीडियम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा सेल्स, फॉर सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा सेल्स, हाइब्रिडोमा सेल्स, ये एक मीडियम है जिसको हम सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उससे पहले ना आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मतलब ये जो हाइपोजेंथिन है या ये अमीनोटैरिन है, ये थाइमिडिन, मतलब इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। देखो किसी भी सेल के अंदर डीएनए को बनाने के ना दो पाथवे होते हैं, ठीक है, देर आर टू पाथवेज, अगर आपको किसी भी सेल को डीएनए बनाना है, सो देर आर टू पाथवेज, ठीक है, सेल के अंदर डीएनए को बनाने के दो पाथवे होते हैं, ठीक है, ये भी हम करेंगे डिस्कस डिटेल में। वन पाथवे इज नोन एज योर डीनोवो एंड अदर पाथवे इज नोन एज योर साल्वेज पाथवे। एक डीनोवो पाथवे होता है, दूसरा कौन सा पाथवे होता है आपका, साल्वेज पाथवे, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे मान लो अगर तो आप सिंपल प्रिकर्सर्स हैं, सिंपल प्रिकर्सर्स, सिंपल प्रिकर्सर्स, सिंपल मतलब कि जो भी बेसिक आपके अमीनो एसिड्स हो गए, CO2 हो गया, ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको पाथवे पढ़ना पड़ेगा, वो हम पढ़ेंगे बाद में अभी। तो मतलब सिंपल प्रिकर्सर, यू स्टार्ट विद अमीनो एसिड्स, यू हैव CO2, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पाथवे होते हैं, ठीक है। अगर तो आप सिंपल प्रिकर्सर से पाथवे बनाते हो, सिंपल प्रिकर्सर से अगर आप क्या बना रहे हो, डीएनए, तो उसे बोलते हैं हम डी नोवो पाथवे, क्या बोलते हैं हम आपका, डी नोवो पाथवे, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है ना, जैसे ऑब्वियसली मान लो डीएनए ब्रेक होता है तो उससे कुछ बेसिस निकलते हैं, ठीक है। तो अगर आप उन बेसिस से डीएनए बनाते हो, जैसे उसमें आप हाइपोजेंथिन यूज करते हो, जैसे हाइपोजेंथिन, और दूसरा यहाँ पर थाइमिडिन, हाइपोजेंथिन एंड थाइमिडिन, हाइपोजेंथिन एंड थाइमिडिन, ठीक है। सो ये जो आपको जैसे हाइपोजेंथिन है, ठीक है, इससे डीएनए बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम होता है HGPRT, हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। और यहाँ पर जैसे आप लिख सकते हो TK, दैट इज थाइमिडिन काइनेज, ठीक है। HGPRT स्टैंड्स फॉर हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, इसे हम क्या बोलते हैं आपका, HGPRT, हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज। और ये जो पाथवे मैंने बताया है, दिस इज योर साल्वेज पाथवे, ठीक है, दिस इज योर साल्वेज पाथवे,
ठीक है। तो ये पाथवे, चलो अभी आपने बेसिक्स आइडिया ले लिया, ये दो पाथवे होते हैं डीएनए बनाने के। ठीक है। अब अब हम ये पढ़ेंगे कि क्या ये पाथवे का सेल्स के सिलेक्शन में क्या रोल है। ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे आपने एक तो लिया बी सेल। ठीक है, आपने क्या लेना है, एक तो बी सेल, और दूसरा आपने सेल लेना माइलोमा सेल। ठीक है। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो आपका माइलोमा सेल होता है, ठीक है, वो आपको ऐसा लेना है कि मान लो एचजीपीआरटी नहीं बना पा रहा। ठीक है, हमें माइलोमा सेल्स को हमने सेलेक्टिवली ऐसा कर दिया कि वो एचजीपीआरटी नहीं बना पा रहा, लेकिन वो टीके बना रहा है, दैट इज थायमिडिन काइनेज। ठीक है। जो बी सेल है, मान लो वो एचजीपीआरटी बना पा रहा है, लेकिन वो टीके नहीं बना पा रहा। ठीक है। मतलब ये आपको, मतलब माइलोमा सेल्स को आपको डेफिशिएंट करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर बाद में आपको हाइब्रिडोमा सेल्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो ऑब्वियसली अब इनको फ्यूज करने के लिए आप पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये दोनों सेल फ्यूज होके क्या बनाएंगे, हाइब्रिडोमा। कौन से सेल्स बनाएंगे, हाइब्रिडोमा। अब ये जो हाइब्रिडोमा सेल्स हैं, ऑब्वियसली ये एचजीपीआरटी भी बनाएंगे, और ये आपका टीके भी बना सकते हैं, क्योंकि ये एचजीपीआरटी भी बना सकते हैं और टीके भी बना सकते हैं। एचजीपीआरटी कहां से आ गया, बी सेल से। टीके कहां से आ गया, माइलोमा सेल से। ठीक है। सो एक बात तो यहां से आपको क्लियर होगी, क्योंकि ये जो हमने पाथवे बनाया था, दैट इज योर साल्वेज पाथवे। साल्वेज पाथवे में आपको दोनों चाहिए। ठीक है, एचजीपीआरटी भी चाहिए, टीके भी चाहिए। सो बी सेल और माइलोमा सेल तो साल्वेज पाथवे नहीं दिखा सकते। ठीक है, हाइब्रिडोमा दिखा सकता है, क्योंकि उसके अंदर ये दोनों आ गए। ठीक है। और एक कंपाउंड हमने लिखा था अमीनोटेरिन। ठीक है, हाइपोजेंथिन आ गया, थाइमिडिन आ गया। एक कंपाउंड हमने क्या लिखा था, अमीनोटेरिन। अमीनोटेरिन क्या करता है, वो डी नोवो पाथवे को ब्लॉक करता है। अमीनोटेरिन क्या करता है, जो एक हमने और एजेंट यूज करा था अमीनोटेरिन। अमीनोटेरिन किसको ब्लॉक करता है आपके, इट ब्लॉक्स डी नोवो पाथवे। इट ब्लॉक्स डी नोवो पाथवे। अमीनोटेरिन किसको ब्लॉक करता है, आपके डी नोवो पाथवे को। ठीक है। सो ये अमीनोटेरिन बेसिकली होता क्या है, इट इज ए एनालॉग ऑफ फॉलिक एसिड। अमीनोटेरिन क्या होता है आपका, ये जो अमीनोटेरिन है, इट इज ए एनालॉग ऑफ फॉलिक एसिड। एनालॉग ऑफ फॉलिक एसिड। ठीक है। और ये जनरली एक एंजाइम को इनहिबिट करता है, इट इज इनहिबिटर ऑफ DHFR, दैट इज डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ये अमीनोटेरिन एक एंजाइम को इनहिबिट करता है, दैट इज डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। और ये जो एंजाइम है, ये हमें चाहिए होता है किसके लिए, टेट्राहाइड्रोफोलेट बनाने के लिए। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर टेट्राहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस। ये किसके लिए हमें चाहिए होता है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर टेट्राहाइड्रोफोलेट, THF। ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर अगर ये अमीनोटेरिन इसको ब्लॉक कर देता है, तो टेट्राहाइड्रोफोलेट बनेगा नहीं। और टेट्राहाइड्रोफोलेट जो होता है ना, इट इज ए कोएंजाइम फॉर थायमिडिन एंड प्यूरिन सिंथेसिस। इट इज ए कोएंजाइम फॉर थायमिडिन एंड प्यूरिन सिंथेसिस। थायमिडिन एंड प्यूरिन सिंथेसिस। प्यूरिन सिंथेसिस। ठीक है। तो ये किसके लिए, मतलब ऑब्वियसली अगर आपका टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा, तो फिर ऑब्वियसली आपका थायमिडिन और जो आपका प्यूरिन है वो नहीं बनेगा। एक तरह से मतलब आपका जो डी नोवो पाथवे का मोटिव क्या है, वही प्यूरिन पिरिमिडिन्स बनाना, तो प्यूरिन पिरिमिडिन बनेंगे नहीं। ठीक है। अब देखो सिलेक्शन किस बेस पे होगा। ठीक है, अब आपके पास तीन टाइप के सेल थे, कौन कौन से, एक था अनफ्यूज्ड बी सेल। ठीक है, दूसरा कौन सा था, अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल, और तीसरा कौन सा सेल था आपका, हाइब्रिडोमा सेल। हाइब्रिडोमा सेल, तीसरा कौन सा सेल था आपका, हाइब्रिडोमा सेल।
ठीक है, तो बेसिकली हमने ये 3 टाइप के सेल्स थे हमारे पास, और हमने 2 टाइप के पाथवे की बात करी। ठीक है, अब ऑब्वियसली डी नोवो पाथवे तो किसी भी सेल में नहीं होगा, क्योंकि अमीनोटेरिन डी नोवो पाथवे को ब्लॉक करता है, तो तीनों टाइप के सेल में डी नोवो पाथवे तो नहीं होगा। ठीक है, अब साल्वेज आपने देखा ना, तो वो अनफ्यूज बी सेल में होगा, ना वो अनफ्यूज माइलोमा सेल में होगा। ठीक है, वो सिर्फ किस में होगा, आपके हाइब्रिडोमा सेल्स में। ठीक है, और इस तरह से सिर्फ जो हैट मीडियम है उस पर सिर्फ कौन से सेल्स ग्रो करेंगे, आपके हाइब्रिडोमा सेल्स। कौन से सेल्स ग्रो करेंगे, सिर्फ आपके हाइब्रिडोमा सेल्स। एंटीबॉडीज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर द प्रोडक्ट ऑफ ए सिंगल स्टिमुलेटेड बी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये तो सही है स्टेटमेंट, क्योंकि एक ही टाइप की एंटीबॉडी वो बनाएगा। टू जनरेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, so a normal stimulated antibody producing B cell is fused with a long lived B cell tumor। ठीक है, क्योंकि जो माइलोमा सेल होता है वो एक तरह से आपका ट्यूमरस बी सेल ही है। ठीक है, थर्ड, द हाइब्रिडोमा जनरेटेड फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज सेलेक्टेड ऑन हैट मीडियम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब ये क्या लिखा, फॉर हैट सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा द antibody producing B cells are pre-treated with 8-azaguanine to block salvage pathway of DNA synthesis। ठीक है, देखो हैड मीडियम में तो वैसे भी हमने, क्योंकि ए जो है वो अमीनोटेरिन है। ठीक है ना, वो क्या आपका अमीनोटेरिन है। ठीक है, बाकी आप देखना इस कंपाउंड के बारे में, क्योंकि वो अभी हमने नहीं डिस्कस किया कि 8-azaguanine क्या करता है। देखा है क्या करता है, क्या लिखा हुआ है। मतलब चलो यूज तो कर रहे हैं, बट ये है ना कि ये साल्वेज पाथवे को ये नहीं ब्लॉक करता। वैसे भी देखो ना, जब आपने हैड मीडियम कराना है तो साल्वेज पाथवे तो आपको हाइब्रिडोमा सेल्स के लिए तो चाहिए। ठीक है ना, और वैसे भी हैड के अंदर हमने इसको डिस्कस नहीं करा, बाकी इसका जो भी फंक्शन है आप देख सकते हो कि एज अ ग्वेनिन क्या करता है। ठीक है, तो इसका क्या इनकरेक्ट आंसर होगा, आपका ऑप्शन 4। सो ये यहाँ पर कुछ स्टेप्स बता रखे हैं जो हमने वैसे भी डिस्कस करे, कि सबसे पहले आप बेसिकली जो भी आपको बी सेल्स जिसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनवानी है, पहले आप वो एंटीजन दो, फिर उन सेल्स को माइलोमा सेल के साथ फ्यूज कराओ। फ्यूजन के लिए आप पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, इलेक्ट्रोपोरेशन, या जो भी आपने जिस भी मेथड से आपने कराना है आप वो करा सकते हो। ठीक है, और बेसिकली जो बी लिम्फोसाइट्स हैं उनके अंदर एक एंजाइम होता है, दैट इज HPRT1, या वही जो आपका ये बेसिकली उसने जीन का नाम बताया HPRT1, और उसका एंजाइम कौन सा है, HGPRT। ठीक है, द एंजाइम HGPRT इन्वॉल्वड इन सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम हाइपोजेंथिन प्रेजेंट इन कल्चर मीडिया। ठीक है, तो ये जो एंजाइम है ये किसमें इन्वॉल्व होता है, आपका न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस में, जो भी हमने देखा हाइपोजेंथिन। और माइलोमा सेल्स, उनको हमने सेलेक्टिवली, उनके अंदर ये जीन नहीं है। ठीक है, और ये जीन नहीं है तभी वो आपका बेसिकली HGPRT नहीं बना पा रहे, और वो हैट मीडियम पे ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा खुद से, माइलोमा सेल्स को आपको HGPRT डेफिशिएंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो HGPRT बनाएंगे फिर तो वो भी ग्रो करेंगे आपके हैट मीडियम के ऊपर। ठीक है, सो the myeloma cell fused with another myeloma cell, or those do not fuse at all, die in hat medium since they do not utilize hypoxanthine। ठीक है, क्योंकि माइलोमा सेल्स को ग्रो करने के लिए डीएनए तो बनाना पड़ेगा ना, अब उनके पास HGPRT है नहीं, तो वो तो फिर वो भी ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, बी सेल तो वैसे ही आपको पता है उसका तो एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन है। ठीक है, सिमिलरली दैट बी सेल विच फ्यूज विद अनदर बी सेल, or those do not fuse at all, die eventually because they do not have capacity to divide indefinitely। ठीक है, so only hybridoma cell which is myeloma cell and B cell वही सर्वाइव करेंगे, और वही हैट मीडियम पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड करने का मतलब वही है, ऑब्वियसली अगर किसी सेल को डिवाइड करना है तो उसको डीएनए तो बनाना पड़ेगा।
ठीक है। सो स्क्रीनिंग इज डन टू सेलेक्ट hybridoma cells which are the desired cell for monoclonal antibodies production। ठीक है, फिर आपने जो हाइब्रिडोमा सेल्स हैं उनकी क्या करानी है, कल्चरिंग। ठीक है, तो वो आपको बेसिकली अलग अलग टाइप के मीडियम आते हैं जो एनिमल सेल्स को ग्रोथ के लिए कराते हैं। तो अब जिन्होंने एनिमल टिश्यू कल्चर अगर थोड़ा पढ़ा हुआ है तो ये DMEM होता है, एक IMDM हो गया, हैम्स F12 और RPMI 1640, दैट इज रोजवेल पार्क मेमोरियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये होता है ना जो एनिमल टिश्यूज की हमने ग्रोथ करानी होती है ना, एनिमल सेल्स, क्योंकि ये मीडियम सब एनिमल टिश्यू कल्चर में यूज होते हैं। ठीक है, जैसे हम प्लांट्स के लिए हमने एक मीडियम पढ़ा था मुराशिगे स्पूग, वो प्लांट सेल्स की कल्चरिंग के लिए होता है। तो ये सब ना डिफाइंड, इनमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ डिफाइंड होते हैं, कुछ इनको भी सिंथेटिक मीडिया, मतलब ये एक तरह से दिस इज ए पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यू कल्चर बिकॉज दिस इज ए एनिमल सेल। ये जो आपने सेल्स बनाया है, तो यू नीड टू चूज एनी ऑफ द मीडिया जिसके ऊपर वो ग्रो करें। ठीक है, क्योंकि हैट तो एक तरह से क्या है ना, उसमें आपने 3 कंपोनेंट्स डाले हैं, हाइपोजेंथिन, अमीनोटेरिन एंड थायमिडिन। बट बाकी जो भी सेल्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको कुछ अमीनो एसिड चाहिए या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो आपको इन मीडियम के अंदर होगी। ठीक है, और फिर इन हाइब्रिडोमा सेल्स को आप होस्ट में डाल दो। ठीक है, और फिर ये बेसिकली आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाएंगे। ठीक है, और एक्सट्रैक्शन, क्योंकि एंटीबॉडीज के एक्सट्रैक्शन के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, क्रोमेटोग्राफीज होती हैं। ठीक है, रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन एंड इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो रेडियल और इम्यूनो प्रेसिपिटेशन तो जैसे हम इम्यूनो में पढ़ते हैं, बाकी क्रोमेटोग्राफीज, ठीक है, जैसे होता है ना, अब ऑब्वियसली आपको पता है ये इस स्पेसिफिक एंटीजन के लिए है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे कॉलम होता है, उस कॉलम के ऊपर आप एंटीजन की कोटिंग करा देते हो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे मैंने एंटीजन की कोटिंग करा दी। ठीक है, अब हमें पता है कि वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तो इसी एंटीजन के लिए है। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली यहाँ पर मान लो आपके मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज है, आपने ऐड करा। ठीक है, बट वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इसी के साथ बाइंड करेंगी। ठीक है, क्योंकि दे आर स्पेसिफिक फॉर दिस एंटीजन। ठीक है, बाकी एंटीबॉडीज जो है वो मतलब एल्यूट हो जाएंगी, वो बाहर निकल जाएंगी और बाद में आप इसको अलग कर सकते हो। ठीक है, ये हम टेक्निक्स में पढ़ते हैं, क्रोमेटोग्राफी, अलग अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफीज होती हैं, आयन एक्सचेंज और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर एज वी नो कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है दैट इज स्पेसिफिक फॉर इट्स एंटीजन, तो बस वही वहां पर बाइंड करेगी, बाकी एंटीबॉडीज जो है वो आपकी एल्यूट हो जाएंगी और बाद में एक स्पेसिफिक आयनिक स्ट्रेंथ या पीएच देकर आप इसको भी एक्सक्लूड करा सकते हो। ठीक है, या एल्यूट करा सकते हो। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे ऑब्वियसली एंटीबॉडीज को हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एक बताया यहाँ पे डिजीज डायग्नोसिस, आपको जैसे HIV है तो ऑब्वियसली हमारे पास एंटीबॉडीज हैं मोनोक्लोनल, हर्पिस है, हेपेटाइटिस है, रेडियो इम्यूनो ऐसे हो गया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज टू ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोफिन, जो कि एक तरह से हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे बनता है। डिजीज ट्रीटमेंट, जैसे यहाँ पर बस कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे अब कई बार मान लो आपने किसी कैंसर सेल को मारना है, तो जैसे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, वो कैंसर सेल के लिए स्पेसिफिक है, और उसके साथ ना हम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लगा देंगे जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन एमिट करता हो। तो ये एंटीबॉडी स्पेसिफिकली कैंसर सेल के ऊपर जाके बाइंड करेगी और ये रेडिएशन एमिट करेगी एंड दैट विल किल कैंसर सेल। ठीक है, क्योंकि दे आर वेरी स्पेसिफिक, ये नॉर्मल सेल्स पे जाके नहीं बाइंड करेंगी। तो ये हमें पहले देखना होता है कि जो हमारी एंटीबॉडी है वो बेसिकली कैंसर सेल पे ही जाके बाइंड करे और उसे ही किल करेगी। ठीक है, पैसिव इम्यूनाइजेशन और डिजीज प्रिवेंशन। ठीक है, कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऐसी भी आती हैं जो जिसमें बेस्ड ड्रग्स होते हैं विच आर यूज टू ट्रीट सेप्टिक शॉक। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, सेप्टिक शॉक में मेनली मान लो मैंने इधर TNF अल्फा बनता है, तो हमने एक ऐसी एंटीबॉडी दे दी कि वो TNF अल्फा पे जाके लग जाए। ठीक है ना, जैसे कोई भी मान लो TNF अल्फा क्या होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ठीक है, मान लो एक सेल है, सेल के सरफेस पे एक रिसेप्टर है, तो ये TNF अल्फा जब जाके लगता है तभी तो शॉक आएगा। ठीक है, हमने क्या करा, हमने TNF अल्फा के अगेंस्ट एंटीबॉडी दे दी, तो उससे क्या होगा, बेसिकली नाउ TNF अल्फा विल नॉट बी एबल टू बाइंड टू द सेल।
और उसका सेप्टिक शॉक नहीं आएगा, ठीक है। डिटेक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल, ठीक है। जैसे ये बड़ी स्पेसिफिक होती है ना, तो जैसे आपके पास बड़े सारे बायोमोलिक्यूल हैं और आपको उसमें से कुछ एक सेपरेट करना है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि हमारे पास जो एंटीबॉडी है वो एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए है, तो वो सिर्फ उसी के साथ बाइंड करेगी, ठीक है। और जैसे फिर हम जैसे वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं कि पहले एक एंटीबॉडी लगी, फिर उसके अगेंस्ट हम एक दूसरी एंटीबॉडी लगा सकते हैं, जैसे मान लो हम एलाइजा में करते हैं, या कुछ आप फ्लोरेसेंट लगा सकते हो, ठीक है। सो monoclonal antibodies are useful in determining the presence and absence of specific protein through Western blotting technique. Besides that, it can be used to classify strains of single pathogen, ठीक है। जैसे निजीरिया गोनेराई है, ये एक बैक्टीरिया है, इसके मान लो अलग अलग स्ट्रेन्स आती हैं, तो मान लो एक एंटीबॉडी एक स्ट्रेन से बाइंड करती है, दूसरी दूसरे से करती है, ठीक है ना। अलग अलग डिजीज में अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं, जैसे सैल्मोनेला टाइफी, कभी आपने देखा होगा डाल टेस्ट, तो उसमें भी वो सैल्मोनेला टाइफी की अलग अलग स्ट्रेन्स होती हैं, तो उन स्ट्रेन्स की डिटेक्शन में भी हमें हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं वो हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। ये तो चलो एप्लीकेशंस हैं क्योंकि मेन यहाँ पर क्या है कि दे आर वेरी स्पेसिफिक, ठीक है, कि ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है। बहुत सारी आप मेडिसिन देखोगे कई बारी ना, उसमें पीछे लिखा होता है MAB, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती हैं जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। सो यू कैन यूज देम फॉर लाइक कैंसर थेरेपी, यू कैन यूज देम फॉर डिटेक्शन, यू कैन यूज देम फॉर डिजीज प्रिवेंशन, यू कैन यूज देम फॉर मतलब जैसे कैंसर अगर बॉडी में कहाँ कहाँ पे स्प्रेड हो चुका है, मेटास्टेसिस आप चेक कर सकते हो, और डिटेक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स।